नमस्कार दोस्तों। तो हम बीपीएससी में आए हुए जीव विज्ञान के प्रश्नों का अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। इस कड़ी में हमने 20 प्रश्न देख लिया है। 21 से देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, विटामिन के से याद आना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूलोन होता है। फिलोक्यूलोन, मैं फिर से बोलता हूँ, फिलोक्यूलोन होता है रासायनिक नाम किसका? विटामिन के का। और इसकी कमी से शरीर में कटने फटने से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके कारण शरीर से ज़्यादा रक्त प्रवाह हो जाएगा तो हमारी मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि जिसमें विटामिन के की कमी होती है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन आसानी से करने में मना करते हैं, मतलब कि दिक्कत होता है ऑपरेशन होने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? समझ में आया? ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही ऐसा लाइन जटिल सा सेंटेंस बनाया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि ये वही पूछ रहा है, रक्त के थक्का से संबंधित बात पूछ रहा है। तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त की थक्का नहीं जमता है, मतलब इसका आंसर विकल्प डी है। तो प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में जो प्रयोग होता है विटामिन के का होता है। अब देखते हैं। अच्छा, अभी हमने बात कर लिया था कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? फिलोक्यूलोन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आप बताइए मुझे कि विटामिन के जल में घुलनशील है या वसा में? आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो देखिए, कैल्सीफेरॉल तो कहते हैं विटामिन डी को, लेकिन यहाँ पर ऑर्गोकैल्सिफेरॉल लिखा हुआ है और डी से संबंधित दो ऑप्शन है। तो एलिमिनेट करना संभव नहीं है, बस हमें याद ही होना चाहिए। तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। याद रखना है, कैल्सीफेरॉल के पहले ऑर्गो लग गया तो विटामिन D2। तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या होता है? वैसे इसका आंसर तो ए हो गया। तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। तो 3 जब रहेगा विटामिन D3 तो कोली लगा देना है कैल्सीफेरॉल से पहले, और D2 है तो ऑर्गो लगा देना है। तो बस यही इसमें है। ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना होगा, तब जाके याद रह जाएगा ये। अच्छा, विटामिन D2 और विटामिन डी जो है इसकी अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो मतलब विशेष रूप से बच्चों के शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसे सूखा रोग हो जाता है। सूखे रोग को ही रिकेट्स कहते हैं। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। जब हम यकृत के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट याद आने चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर शरीर का कोई होता है तो यकृत होता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि रक्त का थक्का जो है वो विटामिन के कारण जमता है। और विटामिन D2 का क्या होता है रासायनिक नाम? विटामिन D2 का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल के पहले कुछ लगाना होता है, क्या? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। और D3 का कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ये पॉइंट है इसमें। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, जिसे रिकेट्स रोग कहते हैं। बच्चों में ये हो जाता है। अच्छा, विटामिन ए यहाँ पर एक पॉइंट था। तो विटामिन ए के बारे में जब बात कर रहे हैं तो 2-3 पॉइंट इसके बारे में भी याद आना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यकृत में विटामिन ए का भंडार होता है, मतलब भंडारित होता है, एक तरीके से संचय होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से शरीर में रतौंधी की समस्या हो जाती है, रतौंधी वाली बीमारी हो जाती है। और ये एक तरह से संक्रमण रोधी विटामिन भी है, मतलब संक्रमण से बचाता भी है। क्या खाएंगे तो हमें विटामिन ए मिलेगा? दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि को खाने से विटामिन ए की प्राप्ति हमें होगी। अच्छा, एक बात जो है वो ये है कि विटामिन से क्वेश्चन सामान्य रूप से 4 ही तरह से बनते हैं। एक तो ये उसका स्रोत क्या है, दूसरा उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तीसरा वो वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, और चौथा रासायनिक नाम उसका क्या है। तो इन चारों पर जरूर फोकस करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सही सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं, सही नहीं जो है बाद में देखेंगे। जैसे रेटिनॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, उसके कारण जीरोप्थैल्मिया हो जाती है, मतलब उसके कमी के कारण। साइनोकोबालामीन जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी के कारण रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी हो जाती है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो विटामिन D2 का रासायनिक नाम है, इसके कारण रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है जो बच्चों में होता है। अच्छा, बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि टोकोफेरॉल के सामने बेरी रोग लिखा हुआ है।
जबकि बेरी रोग विटामिन B1 यानी कि थायमीन के कमी के कारण हो जाता है। और टोकोफेरॉल के बारे में ये है कि ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ये कुछ बातें थी फैक्चुअल। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा रासायनिक नाम फिर से देख लेते हैं। जैसे रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का नाम है, कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 का, और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो देखिए, वैसे तो इसमें सारा सही सुमेल है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा बना हुआ है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कैसे देखते हैं, नीचे से देखते हैं। जैसे विटामिन के अल्फा से हमें प्राप्त होता है, और विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल से प्राप्त होता है, और विटामिन डी सनलाइट से तो प्राप्त होता ही है, कॉड एक्रित तेल से भी प्राप्त होता है। जबकि विकल्प ए में जो लिखा हुआ विटामिन B1 संतरा, मतलब संतरा से विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। देखिए, सामान्यतः हम लोग ये पढ़ते हैं कि संतरा से विटामिन सी की प्राप्ति होती है, लेकिन विटामिन B1 की भी प्राप्ति हमें संतरे से अल्प मात्रा में ही सही लेकिन होती है। इसलिए सारे सही हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। अब थोड़ा सा अभी हमने देखा था विटामिन के का रासायनिक नाम, तो क्या होता है विटामिन के का रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन होता है। रिवीजन हो गया। विटामिन ई का हमने अभी रासायनिक नाम देखा था, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी में अभी हमने विटामिन डी का मैंने बताया ये कैल्सीफेरॉल होता है, लेकिन अगर कोली पहले लग जाए तो विटामिन D3 और ऑर्गो लग जाए तो विटामिन D2, ध्यान रखना है। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें वही लिखा हुआ है, यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और अभी हमने पढ़ा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। वैसे कोबाल्ट क्या है? तो कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है, ठीक है। विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो हमारा जो ग्रोथ है यानी वृद्धि है वो प्रभावित होगा। साथ ही साथ जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है यानी नर्वस सिस्टम, उसकी कार्यकी यानी कि फिजियोलॉजी भी प्रभावित होगा नकारात्मक तरीके से। अच्छा, क्या खाएंगे तो हमें विटामिन B12 मिलेगा? तो मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, यकृत खाएंगे, दूध खाएंगे, पनीर खाएंगे इत्यादि। तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, जिसको जो खाना है खा सकता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, परिमाप मात्रा को कहते हैं। तो स्वस्थ वयस्क मनुष्य अगर है तो उसमें 5 से 6 लीटर तक रक्त रहेगा, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, वैसे ये 5 से 6 लीटर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वस्थ वयस्क मनुष्य में उसके भार का 1/13वां भाग मतलब रहेगा रक्त की कुल मात्रा, या फिर प्रतिशत में 7 से 8% तक रक्त की मात्रा रह सकती है मनुष्य के भार के हिसाब से। अच्छा, रक्त के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट और याद आना चाहिए कि रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। दूसरा पॉइंट, रक्त दाब मापक यंत्र क्या होता है? मतलब रक्त के दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य का वैसे एवरेज रक्त दाब क्या होता है? तो 120/80 Hg जो होता है वो मनुष्य का औसत रक्त दाब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो अभी हमने देखा कि स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापते हैं। अच्छा, 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे मनुष्य का एवरेज रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिली Hg होता है। स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर अभी हमने देखा था। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसके शरीर के भार का 1/13वां भाग, या प्रतिशत में कहना हो तो 7 से 8% उसके भार का, ठीक है। अच्छा, एक इसमें कंसेप्ट वाली बात है इसकी व्याख्या में। जैसे एवरेज रक्तचाप तो हमने जान लिया कि 120/80 मिली Hg होता है, लेकिन 120 और 80 है क्या इसमें? तो देखिए, धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है। एक होता है प्रकुंचन दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है प्रसारण दाब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 मिली Hg होता है। समझ में आया जो पहले लिखा हुआ है? और जो नीचे में 80 लिखा रहता है वो दरअसल प्रकुंचन दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 मिली Hg होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मनुष्य का एवरेज रक्तचाप 120/80 मिली Hg होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ब्रिक बोलते हैं किडनी को। तो किडनी से 1
मिनट में 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। और जब हम किडनी की बात कर रहे हैं तो 2-3 फैक्ट याद आने चाहिए। जैसे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। जैसे शरीर की कार्यात्मक इकाई जो होती है, जो कोशिका होता है, उसी तरह से वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। और हमारे शरीर में एक जोड़ा नेफ्रॉन है, मतलब सॉरी नेफ्रॉन बोल रहा हूँ, एक जोड़ा वृक्क है, नहीं 2 किडनी है हमारे अंदर, क्योंकि 2 से 1 जोड़ा बनता है। और इसका जो आकार होता है सेम के बीज के आकार का होता है। अच्छा, कार्य क्या होता है वृक्क का? तो विषाक्त पदार्थ को मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देना शरीर से, यही इसका कार्य होता है। 1-2 पॉइंट और हमें याद आना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि 1 मिनट में 1200 सीसी रक्त प्रवाह करता है, एक तरीके से होता है किडनी में। रक्त की शुद्धि कितना करता है एक दिन में? तो 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है एक दिन में, 1500 लीटर है। और एक दिन में मूत्र निर्माण भी 1.5 लीटर कर देता है, यानी 1.5 लीटर। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल देता हूँ, प्रति मिनट रक्त प्रवाह 1200 सीसी, रक्त शुद्धि एक दिन में 1500 लीटर और मूत्र निर्माण एक दिन में 1.5 लीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पिंग है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बस कारण ज़रूर बताइए ताकि और मैं आपकी सहायता कर सकूं। थैंक यू।